चल सुशीला, आज का हिस्सा निकाल। साहब, आज अभी बोहनी भी नहीं हुई। बोहनी नहीं हुई तो घर से पैसे लेके आ। बहन, तुम लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? की थी। नहीं आई हो बेटा? जी चाचा। आप इतने साल से हैं फिर भी डरते हैं। डरता नहीं हूँ बेटी, अपने बच्चों के लिए चुप हूँ। रघुवीर धीरे धीरे सुशीला के ठेले की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही अकड़ थी, वही घमंड, वही डर पैदा करने वाली आवाज। चल सुशीला, आज का हिस्सा निकाल। सुशीला ने कांपते हाथों से अपनी छोटी सी थैली उठाई। साहब, आज अभी बोहनी भी नहीं हुई है। रघुवीर ने थैली छीन ली। बोहनी नहीं हुई तो घर से पैसे लेकर आ। सुशीला हाथ जोड़कर बोली, साहब, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। रघुवीर ने गुस्से से ठेले पर हाथ मारा। ज्यादा कहानी मत सुना। काव्या चुपचाप सब देख रही थी। उसने पहली बार बोलने का फैसला किया। भैया, रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। तू कौन है? काव्या ने अपना सिर झुका लिया। मैं तो बंजारन हूँ साहब, आज पहली बार आई हूँ। रघुवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ ठेला लगाएगी? जी, तो पहले नियम समझ ले, हर ठेले का हिस्सा जाता है। काव्या ने मासूम बनकर पूछा, कितना? रघुवीर हंसा, जितना हम बोलें। काव्या ने धीरे से कहा, अगर कोई देने से मना कर दे तो? रघुवीर की आंखें सख्त हो गई। फिर उसका ठेला यहाँ नहीं रहता। काव्या समझ गई, यह सिर्फ वसूली नहीं थी, यह डर का कारोबार था। रघुवीर आगे बढ़ गया। सुशीला ने राहत की सांस ली। काव्या उसके पास बैठ गई। बहन, तुम लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? सुशीला ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, की थी, कई बार की थी। फिर जिससे शिकायत की वही रात को घर आ गया। काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। कौन? सुशीला ने आसपास देखा, फिर फुसफुसाकर कहा, एसएचओ विक्रम चौहान। काव्या के मन में वही नाम कौंध गया, वही नाम जो उसने जिला मुख्यालय की फाइल में देखा था। सुशीला ने कहा, दीदी, यहाँ रघुवीर अकेला नहीं है, ऊपर तक हिस्सा जाता है। किसके पास? सुशीला ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें नीची कर ली। नाम मत पूछो। क्यों? क्योंकि नाम लेने वालों के घर में फिर पुलिस पहुंचती है। काव्या के हाथ मुट्ठी में बदल गए, लेकिन चेहरे पर उसने डर ही बनाए रखा। दोपहर के करीब मंडी में एक बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम था रहीम चाचा। वह पिछले 20 साल से मंडी में सब्जियां बेचता था। वह काव्या के पास बैठा। नई आई हो बेटा? जी चाचा। तो मेरी एक बात मानना। क्या? यहाँ किसी पर भरोसा मत करना। काव्या ने पूछा, आप इतने साल से यहाँ हैं? हाँ, फिर भी डरते हैं। रहीम चाचा की आंखें भर आई। डरता नहीं हूँ बेटी, अपने बच्चों के लिए चुप हूँ। काव्या चुप रही। रहीम चाचा ने जेब से एक पुरानी पर्ची निकाली। ये देख। काव्या ने पर्ची ली। उस पर कई दुकानदारों के नाम और रकम लिखी थी। काव्या ने पूछा, ये क्या है? रहीम चाचा ने कहा, हर महीने की वसूली, जिसने जितना दिया उसका हिसाब। काव्या ने पर्ची को ध्यान से देखा। नीचे एक नाम लिखा था, विक्रम चौहान, और उसके सामने बड़ी रकम। काव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वह सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रहीम। रहीम चाचा घबरा गए। रघुवीर सामने खड़ा था। क्या दिखा रहा है इसे? रहीम ने तुरंत पर्ची छिपा ली। कुछ नहीं साहब। रघुवीर ने शक की नजर से दोनों को देखा, फिर चला गया। काव्या ने धीमे से पूछा, चाचा, यह पर्ची मुझे दे दीजिए। रहीम चाचा ने सिर हिलाया, नहीं बेटी। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे पास नहीं रही तो मुझे मार देंगे। काव्या ने उसकी आंखों में देखा, और अगर आपके पास रही
तब भी शायद आपको नहीं छोड़ेंगे। रहीम चाचा चुप हो गए। काव्या ने कहा, सच को छिपाकर हम सिर्फ डर को मजबूत करते हैं। रहीम चाचा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पर्ची काव्या के हाथ में रख दी। बेटी, अगर मैं कल यहाँ दिखाई न दूं तो समझ जाना कि मेरा डर सच था। उस रात काव्या मंडी के पीछे बने एक छोटे से खाली कमरे में रुकी। उसने मोबाइल में सुरक्षित तरीके से सारे सबूत दर्ज किए, वसूली की पर्ची, दुकानदारों के बयान, रघुवीर की बातचीत। लेकिन अभी सबसे बड़ा सबूत बाकी था, विक्रम चौहान। उसे यकीन था कि रघुवीर अकेले इतना बड़ा खेल नहीं चला सकता। अगली सुबह वह जानबूझकर रघुवीर के सामने गई। साहब, रघुवीर ने पूछा, क्या है? मैं भी ठेला लगाना चाहती हूँ, तो मेरा हिस्सा कितना होगा? रघुवीर मुस्कुराया, तू समझदार लगती है, 500 रोज। काव्या ने चौंकने का अभिनय किया, इतना कम है? नहीं साहब, लेकिन अगर मैं सीधे SHO साहब से बात कर लूँ तो? रघुवीर का चेहरा अचानक बदल गया। SHO से? हाँ, क्यों? शायद गरीब औरत के लिए कुछ कम कर दें। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। काव्या तुरंत पीछे हट गई। SHO से मिलने की जरूरत नहीं, जो देना है मुझे देना। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि ऊपर तक हिसाब जाता है। काव्या ने तुरंत पूछा, ऊपर तक मतलब? रघुवीर संभल गया, ज्यादा सवाल मत कर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। काव्या को जवाब मिल चुका था। उसी शाम उसने देखा, एक बंद दुकान के पीछे रघुवीर किसी आदमी से मिला। वह आदमी SHO विक्रम चौहान था। काव्या दूर खड़ी रही। विक्रम ने एक बैग लिया। रघुवीर बोला, साहब, इस महीने की पूरी रकम है। विक्रम ने बैग खोला, फिर कहा, ऊपर का हिस्सा अलग रखना। रघुवीर बोला, साहब, ऊपर तक कितना? विक्रम ने धीमे से कहा, जितना हर महीने जाता है। काव्या ने दूर से सब रिकॉर्ड कर लिया। अब तस्वीर साफ थी, लेकिन तभी विक्रम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। काव्या तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। विक्रम कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, ये नई औरत कौन है? रघुवीर ने कहा, बंजारन है साहब। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। इस पर नजर रखना। काव्या ने यह सुन लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अब उसका भेद शायद ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहने वाला था। रात में वह अकेली बैठी थी। उसने अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकाली। धीरे से बोली, माँ, तुम कहती थी वर्दी पहनना सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज समझ आ रहा है वर्दी की असली कीमत क्या होती है। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। काव्या ने तस्वीर छिपा दी। दरवाजा धीरे से खुला। सामने रहीम चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बेटी, भाग जा। क्यों? उन्हें पता चल गया है कि कोई उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। किसे पता चला? रहीम चाचा ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम चौहान को। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब भागना संभव नहीं है चाचा। क्यों? काव्या ने अपनी आंखों में छिपा सच दिखाते हुए कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस मंडी की बंजारन नहीं हूँ, मैं उस कानून की प्रतिनिधि हूँ जिससे ये लोग इतने सालों से गरीबों को डराते आए हैं। रहीम चाचा उसकी तरफ देखते रह गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछते, बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, पुलिस है। काव्या समझ गई, उसका भेद खुल चुका था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। जिले की ज्यादातर सड़कें सुनसान थी, लेकिन पुराने गोदाम नंबर 17 के आसपास कुछ गाड़ियां लगातार आ जा रही थी। उसने आज भी अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन इस बार वह बंजारन भी नहीं थी। आज वह एक अधिकारी थी और उसके सामने था वह सच, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपनी पहचान तक छिपा दी थी। निखिल ने धीरे से कहा, मैडम, अंदर कम से कम 6 लोग हैं। काव्या ने पूछा,
कोई पुलिस यूनिफॉर्म नहीं मैडम, लेकिन 2 गाड़ियां सरकारी नंबर की हैं। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रिकॉर्डिंग चालू रखो, आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हर सबूत चाहिए। गोदाम के अंदर से आवाजें आ रही थी, इस बार ऊपर तक हिस्सा टाइम पर पहुंचना चाहिए। दूसरी आवाज आई, टेंशन मत ले, सब कंट्रोल में है। मंडी वालों से अगले हफ्ते फिर वसूली शुरू होगी। जो पैसे नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्यवाही का दबाव बनाओ। काव्या की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर एक आदमी बोला, और उस नई मैडम का क्या? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, उसका इंतजाम हो जाएगा, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। काव्या ने निखिल की तरफ देखा। अब उसके पास पर्याप्त आधार था कि मामला गंभीर है, लेकिन वह अभी भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ना नहीं था, उसे पूरा नेटवर्क कानून के सामने लाना था। अचानक एक आदमी बाहर आया, उसने चारों तरफ देखा, फिर मोबाइल पर बोला, मैडम को कुछ पता नहीं चला। काव्या ने यह सुनते ही निखिल को इशारा किया। अब टीमें आगे बढ़ी। पुलिस, कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिले। गोदाम के अंदर भगदड़ मच गई। कुछ लोग पीछे के दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन बाहर टीम पहले से मौजूद थी। काव्या अंदर पहुंची। टेबल पर फाइलें पड़ी थी, रजिस्टर, पैसों का हिसाब, कई दुकानदारों के नाम, हर नाम के सामने एक रकम और एक अलग सूची। जिन्होंने पैसा देने से मना किया, उस सूची में सबसे ऊपर था हरीराम। काव्या कुछ पल उस नाम को देखती रही। उसे याद आया, वही बूढ़ा आदमी जिसके पास अपनी बीमार पत्नी की दवा के लिए पैसे नहीं थे और उसी से हिस्सा छीना गया था। काव्या ने फाइल बंद कर दी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज मजबूत थी, सारे दस्तावेज सील करो, हर सामान की वीडियोग्राफी होगी, एक भी कागज गायब नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, मैडम। काव्या पलटी। वही रघुवीर खड़ा था। उसके चेहरे से पहली बार अकड़ गायब थी। काव्या ने कहा, याद है तुमने एक बंजारन से कहा था, ज्यादा कानून मत सिखा। रघुवीर चुप रहा। काव्या आगे बढ़ी। आज मैं तुम्हें कानून सिखाने नहीं आई, आज कानून तुम्हें अपना काम समझाने आया है। रघुवीर बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई। काव्या की आंखें सख्त हो गई। गलती? किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना गलती नहीं, किसी की मेहनत का पैसा छीनना गलती नहीं, झूठे केस की धमकी देना गलती नहीं, तुमने इसे आदत बना लिया था। रघुवीर चुप रहा। काव्या बोली, अब जो होगा कानून के मुताबिक होगा। पूछताछ में धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कई बाजारों से अवैध वसूली, मुफ्त सामान, धमकियां, झूठे मुकदमों का डर और ऊपर तक पहुंचने वाला पैसा। कई नाम सामने आए। कुछ लोगों की भूमिका की जांच शुरू हुई। जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई, और जिनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं थे उनके खिलाफ कोई जल्दबाजी नहीं की गई। काव्या ने साफ कहा, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अगली सुबह मंडी में खबर पहुंची। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुशीला ने एक दुकानदार से पूछा, सच में? हाँ, रात में कार्यवाही हुई है, कई लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है। सुशीला कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मतलब अब कोई रोज पैसे मांगने नहीं आएगा? दुकानदार ने सिर हिलाया, शायद नहीं। सुशीला ने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया। वह खुशी से नहीं, राहत से रो रही थी। इतने सालों से जमा डर आज आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। हरीराम अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। काव्या उसके पास गई। आज वह वर्दी में थी। हरीराम ने उसे पहचान लिया। मैडम, काव्या ने कहा, कैसे हैं आप? हरीराम मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। ठीक हूँ मैडम। फिर उसकी आंखें भर आई। मेरी बीवी की दवा उस दिन नहीं आ पाई थी। काव्या चुप हो गई। हरीराम बोला, रात में तबीयत बहुत खराब थी, मैंने उसे पानी पिलाकर सुला दिया था।
वह बार बार पूछ रही थी दवा कब आएगी। हरीराम की आवाज़ टूट गई। मैंने झूठ बोल दिया था, सुबह आ जाएगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर हरीराम ने कहा, लेकिन सुबह तक वह आगे नहीं बोल पाया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। हरीराम ने धीरे से कहा, मैडम, मेरी बीवी तो नहीं बची, लेकिन कम से कम अब किसी और आदमी को अपनी पत्नी से ऐसा झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। काव्या ने सिर झुका लिया। उसके पास उस दर्द का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ हरीराम का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। हरीराम ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपने तो हमारा डर खत्म किया है। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। हरीराम बोला, बस एक बात याद रखना, मेरी बीवी वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और घर का चूल्हा जलता रहा तो समझूंगा उसकी मौत बेकार नहीं गई। काव्या ने हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद मंडी का माहौल बदल गया। दुकानदार अब सुबह पुलिस की जीप देखकर अपने पैसे नहीं छिपाते थे। सुशीला ने पहली बार अपनी दुकान के सामने सब्जियां खुलकर सजाई। उसका छोटा बेटा स्कूल की ड्रेस पहनकर आया। माँ, आज स्कूल में फीस भर गई। सुशीला ने उसे गले लगा लिया। सच? हाँ, बच्चा बोला, अब मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा। सुशीला रोते हुए मुस्कुराई। हाँ बेटा, तू खूब पढ़ना, इतना पढ़ना कि कभी किसी गरीब को डरना न पड़े। एक शाम काव्या फिर उसी मंडी में पहुंची। इस बार उसने बंजारन का भेष नहीं बनाया था, वह अपनी वर्दी में थी। सुशीला ने उसे देखते ही कहा, मैडम। काव्या मुस्कुराई। कैसी हो? पहले से बेहतर। डर लगता है? सुशीला ने आसपास देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, अब पुलिस की गाड़ी देखकर नहीं लगता। काव्या की आंखें नम हो गई। सुशीला ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? काव्या ने कहा, खुशी के आंसू हैं। सुशीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैडम, आपने हमें सिर्फ न्याय नहीं दिलाया, आपने हमें हमारी आवाज़ वापस दी है। काव्या बोली, नहीं सुशीला, आवाज़ तुम्हारे अंदर पहले से थी, बस डर ने उसे दबा रखा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मंडी में फिर वही आवाज़ें गूंज रही थी। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ताज़े हैं। लेकिन आज उन आवाज़ों में डर नहीं था। बच्चों की हंसी थी, दुकानदारों की मुस्कान थी और मेहनत की खुशबू थी। काव्या कुछ दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। तभी उसे अपनी वही पुरानी चादर याद आई जिसे पहनकर वह पहली बार इस मंडी में बंजारन बनकर आई थी। उसने बैग से वह चादर निकाली। कुछ पल उसे देखा, फिर आंखों से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया सुशीला का डर, हरीराम की बेबसी, उस बच्ची का सवाल, आज खाना कैसे बनेगा। काव्या ने आंखें बंद कर ली। धीरे से बोली, कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते, बस इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। फिर उसने मंडी की तरफ देखा। अगर उस दर्द से किसी और की जिंदगी बेहतर हो जाए तो शायद वही दर्द किसी दिन उम्मीद बन जाता है। काव्या गाड़ी में बैठने लगी। तभी सुशीला दौड़कर आई। उसके हाथ में कुछ था। मैडम, ये आपके लिए। काव्या ने देखा, एक छोटा सा कपड़ा, उसमें 2 ताजे टमाटर और थोड़ी धनिया थी। काव्या मुस्कुरा दी। ये क्यों? सुशीला बोली, जब आप पहली बार आई थी ना, तब आपने मुझसे टमाटर और धनिया खरीदा था। उस दिन आपने पैसे दिए थे, आज मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला बोली, उस दिन आप ग्राहक बनकर आई थी, आज बहन बनकर जा रही हैं। काव्या ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, सुकून भी था। गाड़ी धीरे धीरे मंडी से बाहर निकलने लगी। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा। मंडी छोटी होती जा रही थी, लेकिन उसकी यादें नहीं। उसे पता था हरीराम की पत्नी वापस नहीं आएगी। सुशीला के पुराने जख्म पूरी तरह नहीं मिटेंगे। जिन लोगों ने सालों तक डर सहा है,
वह एक दिन में पूरी तरह नहीं बदलेंगे। लेकिन अब उनके बच्चों के सामने पुलिस की वर्दी सिर्फ डर का प्रतीक नहीं थी, अब उसमें उम्मीद भी थी। काव्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से कहा, न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, न्याय का मतलब उस इंसान को फिर से खड़ा करना है जो अन्याय सहते सहते खुद को कमजोर समझने लगा था। गाड़ी आगे बढ़ती रही। पीछे मंडी में आवाजें अब भी आ रही थी, आलू ले लो, प्याज ले लो। लेकिन आज उन आवाजों में एक नई आवाज भी थी, बच्चों की हंसी। और शायद यही काव्या की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अपराधियों की गिरफ्तारी से एक केस खत्म हुआ था और लोगों के दिल से डर निकलने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जिया कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली और एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय श्री श्याम दोस्तों।